प्यारे बच्चों, आज हम आपको डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल बताएंगे। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक एवं विलियम्स ने 1953 में डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया। वाटसन एवं क्रिक मॉडल की जो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस जो इन्होंने कार्य करा, इसके लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल प्राइज मिला। जो वाटसन क्रिक का मॉडल था वो इस प्रकार से संरचना है जो आप देख रहे हैं। डीएनए की संरचना इस प्रकार से इन्होंने संरचना दी है, और जिसमें इसके जो प्रमुख विशेषताएं उनको हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। पहला, डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती हैं, यानी एक दक्षिण की वर्त जिससे दक्षिणावर्त कुंडलित रहती हैं, और एक इनका बीचों बीच में अक्ष मान लिया जाता है। दूसरा है 2 श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में, दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वही विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा कार्बन दिशा 5-3 हो दिशा में तथा दूसरी के 3-5 की दिशा में होती है। जैसे आप इसमें देखेंगे, आप देख रहे हैं एक इसका 5 दिशा है और दूसरी ये इसका दूसरा सिरा यहाँ पर 3 है, 5-3, और दूसरा वाला ये 3 और इधर ये आएगा तो 5, यानी इस ऊपर आप इनके सिरे एक का 5-3 यहाँ पर होगा और दूसरे का 3-5, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट में ध्रुव होते हैं। संरचना ये जैसी होगी, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत ध्रुवण में होंगे। दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। थर्ड है, प्रत्येक कुंडलिनी में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। आपको जैसे पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये जो डीएनए की संरचना पहले बता चुके हैं कि क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी जिसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ होते हैं। तो इसमें प्रत्येक जो कुंडलिनी है इसमें भी एक में भी बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका पॉलीमर होगा। दूसरा भी जो श्रृंखला है ये भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें लगे हुए होते हैं। एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा और फास्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। इनके बीच 5-3 फास्फोडाइस्टर बंध होता है। इसमें जो प्रत्येक शर्करा है, यहाँ पर जो ये रेड की जो बनी है, इसकी जो बैकबोन बना है ये फास्फोरस और शर्करा का बना होता है, और इनके जो फास्फोरस और शर्करा आपस में जुड़ते हैं वो 5-3 के बीच में जुड़ते हैं। डीएनए की दोनों कुंडलिनियों में प्यूरिन तथा pyrimidine की मात्रा बराबर होती है। जो डीएनए है इनकी दोनों कुंडलियों में जो जितनी मात्रा प्यूरिन की होगी उतनी मात्रा pyrimidine की होगी। एडेनिन इसका कारण है कि जब ये एडेनिन यहाँ से जुड़ेगा तो इसके साथ जो यहाँ एक pyrimidine होगा तो उसके साथ प्यूरिन जुड़ता है, ठीक है। तो एडेनिन जितना जुड़ेगा उतना ही pyrimidine होगा, यानी एडेनिन इनमें से एक pyrimidine है और एक प्यूरिन है। साइटोसिन और ग्वानिन में एक एडेनिन है, एक प्यूरिन है। तो pyrimidine और प्यूरिन आपस में जुड़ते हैं तो प्यूरिन का जोड़ हमेशा pyrimidine के साथ यहाँ बनता है, इसलिए उनकी मात्रा हमेशा समान रहती है। एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बंध, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये बंध जो हैं आपको पता होगा, हाइड्रोजन बंध में ये जो एडेनिन और थायमिन के बीच में जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बने जिन्हें हम टोटल डायनेमिक द्वारा दिखाते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको हम डॉटेड डायनेमिक द्वारा दिखाते हैं क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है। और यही जो हाइड्रोजन बंध है यही डीएनए के स्थायित्व का कारण है। डीएनए इसी कारण स्टेबल रहता है, और हमेशा जो आरएनए है वो स्टेबल नहीं है, और जो डीएनए है डबल कुंडल होने के कारण और हाइड्रोजन बंध के कारण ही स्टेबल है। यदि हम पूछें कि डीएनए आरएनए की अपेक्षा अच्छा आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, क्योंकि
डीएनए जो है स्थायित्व में ज्यादा स्थायित्व वाला अणु है, क्योंकि इसमें कोई चेंज एकदम से नहीं आते हैं और एकदम से जो हाइड्रोजन बंध है इनका स्थान फिक्स होता है कि इसी से जुड़ेंगे और डीएनए एकदम से अलग भी नहीं होता। अगला है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच दूरी 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। ये जो दो कुंडलियों के बीच की दूरी है ये आपस में 20 एंगस्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। इनके बीच में कहीं पर भी आप ऐसे नापेंगे तो इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन भी आएगी, 20 एंगस्ट्रॉन। 8वां नियम जो है हेलिक्स का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉन के अंतर पर होता है, पूरा होता है। पूरा जो एक चक्कर होगा इनके बीच में 34 या 34 एंगस्ट्रॉन की दूरी इसके बीच में होती है। यदि हम इसे फॉर्म में यहाँ पर लें तो इसके बीच में 34 एंगस्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ लें तो 34 एंगस्ट्रॉन, और इनके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड्स या 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसलिए यदि हम देखेंगे प्रति न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी तो ये 3.4, हमने यहाँ पर कम वैसे दिखा कर स्पष्टता के लिए, लेकिन इनके बीच में दूरी क्या होगी, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होगी। डीएनए में शर्करा तथा फॉस्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जो शर्करा है वो फॉस्फेट से जुड़ता है, जितने अणु शर्करा के जुड़ेंगे उतने अणु फॉस्फेट के होंगे, इसलिए उनकी संख्या समान होती है। और डीएनए की आकृति ऐंठी हुई सर्पिल सीढ़ी की जैसी होती है, सर्पिल सीढ़ी जैसी सांप की तरह होती है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं बीच में लगे हुए इस सीढ़ियों की तरह दिखाई देते हैं। तो ये एक वाटसन नोमी क्रिक का मॉडल है और जो कि सबसे अधिक मान्य है और वैज्ञानिक रूप से भी जो बाद में सही पाया गया वाटसन नोमी क्रिक का मॉडल। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया इनको 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया।